टाइम था 1870 का, जब कार्ल डंके का सलेसिया जर्मनी में जन्म होता है। इसके माता पिता अपने बच्चे का काफी अच्छे से पालन पोषण करते हैं। इनके घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि इनके माता पिता के पास जमीन का एक काफी बड़ा टुकड़ा मौजूद था। उसमें वो लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत किया करते थे। उससे जितनी भी फसल वगैरह उगती उसे ले जाकर बाजार में बेच देते, और इन लोगों के पास पैसे की अब कोई भी कमी नहीं थी। और शायद यही कारण था कि कार्ल डांके जब तक कि 25 साल का नहीं हो गया, उसने अपनी जिंदगी में आगे चलकर क्या करना है, कोई रोजगार वगैरह, इसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और इसी टाइम पीरियड के बीच इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये 25 साल का होता है तो इसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। और अब तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास वो पैसे थे जो कि इसके माता पिता ने सेविंग करके अपनी जिंदगी में बचाए थे। और अगले कुछ एक सालों में वो सारे के सारे पैसे भी इसके खत्म हो जाते हैं। अब इसे खेती करने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इनके घर की कोई फैक्ट्री वगैरह भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक जमीन थी, एक छोटा सा घर था। और ये सारी ही चीजें इसे अपने आप तो पैसा कमा कर देने वाली नहीं थी। तो अब कार्ल डांगे आराम से बैठकर सोचने लगता है कि किस तरीके का वो काम कर सकता है जिससे कि उसके पास पैसा भी आता रहे और उसे ज्यादा काम भी ना करना पड़े, ज्यादा उसे घूमना फिरना ना पड़े। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में जब वो आराम से बैठकर सोच रहा था, तो इसी बारे में सोचते सोचते उसके दिमाग में ये बात आती है कि उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसका कोई भी नहीं था। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो अब वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका है, और वो इस टाइम अपने गांव से काफी ज्यादा दूर रहता है। तो वो अकेला तो नहीं रह पाएगा, जिसके चलते वो अपनी जमीन को बेचने का फैसला कर लेता है। अपनी जमीन को वो बेच भी देता है, लेकिन आखिरकार अब वो जाएगा कहां पर, यही सारी बातें सोचते सोचते, और जितने की उसने अपनी जमीन बेची थी, जितने उसके पास पैसे आए थे, उनमें से आधे पैसे वो अपने गांव की एक जमीन पर लगा देता है। वहां पर एक जमीन का टुकड़ा वो खरीद लेता है। दूसरी तरफ अब उसके पास पैसे भी बच चुके थे। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में अभी भी वो लगातार सोचता जा रहा था। अपने जितने भी जान पहचान के लोग थे उनसे पता कर रहा था कि क्या वो काम धंधा कर सकता है। कि इसी टाइम एक व्यापारी उसके पास आता है जिसे कि उसकी वो जमीन चाहिए थी जो कि अभी अभी कुछ एक साल पहले ही कार्ल डैके ने खरीदी थी। उस गांव की वो जमीन कार्ल डैके उस आदमी को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा महंगे भाव में जाती है। वहां से भी अब उसे काफी ज्यादा पैसे मिल चुके थे, पहले भी इसके पास पैसे थे। और इसी बीच उसने पता लगा भी लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी में आगे क्या काम करने वाला है, जिसके तौर पर वो सबसे पहले तो एक काफी बड़ा घर खरीद लेता है। और उसने ये प्लान बनाया था कि वो इस बड़े घर को खरीद कर यहीं पर वो रहा करेगा और यहीं पर अपना काम धंधा भी किया करेगा। और काम धंधे के तौर पर उसने सोचा था कि अब वो सुअरों को काट काट कर बेचा करेगा, जिसके तौर पर जितना उसका बड़ा वो घर था उसमें से आधा हिस्सा उसने दुकान के लिए बना लिया, बाकी जो बचा हुआ आधा हिस्सा था उसमें वो रहा करता था। अब उसके पास पैसे की कमी तो थी नहीं, पहले ही वो अपनी जमीन बेच बेच कर काफी अच्छा पैसा कमा चुका था। और इस घर को खरीद लेने के बाद अपना वो सुअर वाला बिजनेस शुरू कर लेने के बाद भी उसके पास काफी सारे पैसे बच चुके थे। लेकिन वो वैसे ही अपने पैसों को वेस्ट नहीं कर देना चाहता था, जबकि उसने जो अपना ये छोटा सा सुअर कटिंग का व्यवसाय शुरू किया था, सुअर का मांस वो बेचना चाहता था, इसके ऊपर वो ध्यान देने लगता है। अगले करीबन 3 से 4 सालों तक वो उसी के ऊपर ध्यान देता है, किस तरीके से वो इन्हें अच्छे से अच्छे तरीके से काट सकता है, क्या वो इनके गोश्त में मिला सकता है जिससे कि लोगों को इसका ये मांस पसंद आए। अगले काफी दिनों तक वो इसी तरीके के काफी सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता है, और धीरे धीरे कर उसके गांव वालों को उसके द्वारा बेचे जाने वाला वो सुअर वाला मांस उसके सारे ही गांव वाले पसंद करने लगे थे। अब उसे अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना था, जिसके तौर पर वो आसपास के गांव में भी अपना सुअर का मांस अपने साथ लेकर वहां पर बेचने के लिए जाने लगता है। वहां पर जो कोई भी उसके मांस को खरीदा करता था वो उसे लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाया करता था, और अगली बार तो वो उसी से मांस खरीदा करता था। अगले लगभग 1 डेढ़ साल तक बिल्कुल इसी तरीके से मार्केटिंग के लिए वो आसपास के जितने भी गांव थे उन सभी को कवर कर लेता है। और अब तो वो लोग भी उसके सुअर के मांस को इतना ज्यादा पसंद करने लगे थे कि वो लोग उसी के गांव में उसके घर पर आ पहुंचा करते थे। अब उसने बाहर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। जितने भी वो बाहर के गांव वाले लोग थे वो लोग जब अपने रिश्तेदारों को उस मांस को खिलाया करते थे
इस गांव के लोग थे, इनके रिश्तेदार यहाँ पर आया करते थे, तो वो लोग भी इसके मांस को पसंद किया करते थे। और इसी तरीके से करते करते इसका जो ये सुअर के मांस वाला बिजनेस था लगातार बढ़ता जा रहा था। अब तो पूरा का पूरा दिन उसे अपने दुकान पर ही टाइम नहीं लगा करता था। पूरा का पूरा दिन वो सुअर को काटता रहा करता था, उसके मांस को तैयार करता रहा करता था, और दूर दूर से लोग इसकी दुकान पर आया करते थे। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कार्ल डैके के दिमाग में ये बात आती है कि अच्छी क्वालिटी का अगर वो लोगों को मांस दे रहा है तो लोगों के दिमाग में उसकी एक तस्वीर तो बन ही चुकी है कि ये बंदा क्वालिटी की चीजें रखता है, तो क्यों न वो अच्छी अच्छी चीजें और भी यहाँ पर रखनी शुरू कर दें। और इसके तौर पर उसने चमड़े से बनी हुई काफी सारी चीजें अपनी दुकान पर रखनी शुरू कर दी, जैसे कि बेल्ट वो रखा करता था, जैकेट वो रखा करता था, और इसके अलावा कैप हुई या फिर और सामान चमड़े का वो अपने पास रखने लगा था। और जो लोग मांस उससे खरीदने के लिए यहाँ पर इसकी दुकान पर आया करते थे वो चमड़े की चीजों को भी उससे खरीदने लगे थे। अब उसका व्यवसाय लगातार बढ़ता जा रहा था, पैसे की तो उसे पहले से ही कमी नहीं थी, और अब तो उसके पास हद से ज्यादा पैसा आने लगा था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो पैसा कमाने के लिए या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये इतनी मेहनत कर रहा था, जबकि उनके गांव में रहने वाले गरीब लोग जो कि मांस नहीं खरीद सकते थे या फिर उन लोगों के पास खाने पीने तक के पैसे नहीं हैं, वो उनकी भी मदद किया करता था। वो उन्हें फ्री में मांस दे दिया करता था, पैसों से भी वो उनकी मदद किया करता था, और लोगों से ये बात भी कहा करता था कि अगर आप लोगों के पास सर्दी में बाहर रहने के लिए अगर जगह नहीं है तो आप रात रात मेरे यहाँ पर बिता सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर गांव में होने वाले किसी भी महोत्सव में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था। वो वहां पर जाकर पर्सनली जो कुछ भी मदद कर पाता उसी तरीके से मदद करने की कोशिश करता, और इसके अलावा पैसे की भी वो कमी नहीं छोड़ा करता था कि अगर इस महोत्सव में पैसे लग रहे हैं तो वो खुद भी वहां पर जाकर अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करता, और फिर भी कमी अगर रह जाती तो वो उन सारी ही चीजों का खुद ही जुगाड़ किया करता था। गांव के लोग इसे काफी अच्छे से जानते थे, उनके लिए ये व्यक्ति किसी देवता से कम नहीं था। वो लोग काफी अच्छे से इसे जानने लगे थे, इसकी बातों को कोई भी टाला नहीं करता था, क्योंकि काफी सारे गरीब लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भगवान जैसा था। ये उनकी मदद किया करता था, भले ही रहने में हो, खाने में हो, मांस उन्हें वो देकर आया करता था। इसके अलावा वो अलग अलग तरीके से पैसे दे दिया करता था कि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम जाकर अच्छे से कपड़े खरीद लो। और यही कारण था कि सारे ही गांव वालों की जब ये मदद किया करता था तो गांव में लोग अब इसे वाटर डैके के नाम से पुकारने लगे थे, जिसका मतलब था पापा। ये इस पूरे ही गांव का बिल्कुल एक पिता की तरह से ध्यान रखा करता था। किसी भी व्यक्ति को अगर भूख लगी हुई है तो वो उसे खाने के लिए दे देता, अगर बाहर कोई ठंड में ठिठुर रहा है तो वो उसे अपने घर पर ले आता। अपने जो बड़ा सा उसने घर खरीद रखा था उसमें ही उसने बाहर से आने वाले लोगों के लिए रहने का भी प्रबंध कर दिया था। अक्सर लोग दूर के गांव से जब इसके पास मांस लेने के लिए आया करते थे तो उन्हें आने आने में ही रात हो जाया करती थी। तो कार्ल डैके ये बात कहा करता था कि अब काफी ज्यादा रात हो चुकी है, ठंड भी बढ़ चुकी है, तो आप लोगों को अब रात को नहीं निकलना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, यहीं पर रुक जाइए, मैं आपके रुकने का प्रबंध कर देता हूँ। और वो रात को किसी को भी वापस नहीं जाने दिया करता था। उनका जितना भी रहने खाने पीने का खर्चा हुआ करता था वो अपनी तरफ से भी उठाने के लिए तैयार हो जाया करता था। और यही कारण था कि जब भी वो लोग वापस अपने घर पर जाया करते थे तो अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को और अपने यार रिश्तेदारों को ये बात बताया करते थे कि यार वो बंदा सच में ही काफी ज्यादा दिलचस्प है। वो ज्यादा तौर पर इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसे कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है या नहीं। वो ये चीज देखा करता था कि उसके जो कस्टमर हैं उन्हें क्वालिटी की चीजें मिल रही हैं या नहीं, उन्हें कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। इन सारी ही चीजों के बारे में वो बंदा काफी अच्छे से ध्यान रखता है। इसके कस्टमर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और वो लोग भी इसे भरपूर प्यार दे रहे थे। वो लोग दिल से इसकी इज्जत किया करते थे, और शायद यही कारण था कि वाटर डैके जब भी कहीं पर जाया करता था मार्केट में तो वहां पर उसकी जान पहचान का उसका कोई ना कोई कस्टमर मिल जाया करता था, और वो लोग उसे अपने साथ जबरदस्ती अपने घर पर लेकर जाया करते थे कि इस बंदे ने हमारी मदद की थी तो हम लोग भी इसकी मदद जरूर करेंगे। रात के टाइम ये यहाँ पर कहाँ पर रुकेगा, हम लोग इसे अपने ही घर पर रखने वाले हैं। इसी तरीके से काफी अच्छे से टाइम बीतता जा रहा था, और उसके बाद टाइम आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जब
बहुत सारे लोगों के अंदर अब भुखमरी फैलने लगी थी। लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, भोजन नहीं था। लेकिन उस टाइम भी कार्ल डैके उन लोगों को अपने घर पर बुला लेता है। ये बात कहता है कि आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आप लोगों के पास पैसे हैं तो ठीक है। अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है और अगर आप लोगों को फिर भी पैसे की जरूरत भी है तो मैं आप लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले आप लोग आराम से बैठिए, यहाँ पर खाना खाइए, रात रात आप अपनी यहाँ पर गुजार सकते हैं। काफी दूर से आप लोग चल कर आए हैं तो शायद आप लोग थक गए होंगे। तो वो उन्हें अपने घर पर रखता है, उन्हें खाने पीने की सारी चीजें देता है। और काफी सारे लोग ऐसे आया करते थे जिनके की इस टाइम कपड़े फट चुके थे और उन लोगों के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था और वो लोग भुखमरी की कगार पर जा पहुंचे थे। तो कार्ल डैके उन्हें कपड़े देता, उन्हें खाना खिलाता और जाते टाइम उन्हें काफी सारे पैसे भी दे दिया करता था कि पता नहीं आगे जाकर आपका क्या होगा, आगे तो और ज्यादा भूखमरी फैली हुई है। तो आप ऐसा कीजिए, कुछ एक पैसे ले लीजिए ताकि आपको आगे जाकर इतनी ज्यादा परेशानी ना हो। और इन सारी ही चीजों के बारे में उनके गांव वाले तो काफी अच्छे से जानते थे। ये सारे के सारे लोग भी बहुत अच्छे से जान रहे थे जो कि पहली बार यहाँ पर इसकी दुकान पर आए थे। अब तो हर रोज का ही ऐसा हो चुका था कि कार्ल डैके के घर पर 5 से 7 लोग रहा ही करते थे रात के टाइम। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जब कार्ल डैके के एक गांव वाला रात को उठ जाता है। वो पानी पीने के लिए नॉर्मली उठा था, पानी पीकर जैसे ही वो सोने के लिए जाने लगता है तो उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसके बारे में जानने के लिए कि आखिरकार रात को किसको इतनी ज्यादा परेशानी हो चुकी है कि वो सड़कों पर इस तरीके से चिल्लाता हुआ घूम रहा है, वो अपने घर का दरवाजा खोलकर घर से बाहर जाता है। जैसे ही वो रोड पर पहुंचता है तो दूर से उसने देखा कि उस चौराहे से एक व्यक्ति डगमगाता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। तो ग्रेबियल उसके पास जा पहुंचता है भागकर और उससे जाकर पूछने लगता है कि उसे क्या हुआ है, इस तरीके से वो रात को चिल्लाते हुए क्यों घूम रहा है। इन सारी ही चीजों के बारे में ग्रेबियल जस्ट उससे अभी पूछ ही रहा था कि जैसे ही उसने उसको हाथ लगाया, उसके सिर को हाथ लगाया, तो उसे पता चलता है कि इसके सिर में तो इस टाइम चोट लग चुकी है और काफी सारा खून इसके शरीर से निकल चुका है। तो वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ और वो व्यक्ति कहने लगता है कि प्लीज मुझे बचा लो, वो व्यक्ति मुझे मार डालेगा। तो ग्रेबियल उसे संभालने लगता है और ये बात कहता है कि उस व्यक्ति के बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे, लेकिन जिस तरीके से तुम्हें चोट लगी हुई है तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो पकड़कर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वहां पर ले जाकर उसका चेकअप करवाने लगता है। डॉक्टर जब उसकी सर्जरी कर रहा था तो उसने ये बात कहनी शुरू की, ठीक हुआ, इसके सिर पर जो ये चोट लगी हुई है ये थोड़ी दूर है, अगर थोड़ा इसके सिर के और ज्यादा नजदीक होती तो हो सकता है ये बंदा वहीं पर अपनी जान गंवा देता। इन्हीं सारी चीजों के बारे में ग्रेबियल और डॉक्टर इस टाइम बातें कर रहे थे और जैसे ही उसे पट्टी कर दी जाती है, इस टाइम तो वो होश में नहीं था, लेकिन जैसे ही अगली सुबह इस व्यक्ति की नींद खुलती है तो उसने सारी की सारी चीजें ग्रेबियल को बतानी शुरू की। उसने बताया कि तुम्हारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो कि बाहर से आने वाले लोगों की मदद करता है, उसका मांस का इस तरीके से बिजनेस है, उसका नाम कार्ल डैके है। वो भी यही बात सुनकर उसके घर पर गया था कि वो रात को लोगों को अपने यहाँ पर सहारा दे देता है, खाने के लिए खाना दे देता है। तो वो वहां पर गया था, लेकिन रात को पता नहीं क्या हुआ उसने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इस बात को सुनकर ग्रेबियल को काफी ज्यादा अजीब महसूस होता है कि यार तुम ये सब क्या बोल रहे हो। उस व्यक्ति को पूरे ही गांव वाले काफी अच्छे से जानते हैं, उसे तो पिता वो लोग कहते हैं, तुम उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो। तो उस व्यक्ति ने कहना शुरू किया कि भाई जो कुछ भी है सच्चाई यही है, उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर कुल्हाड़े से रात के टाइम हमला किया था। और जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में ग्रेबियल को पता चलता है तो वो पुलिस वालों के पास जा पहुंचता है। उसने जाकर पुलिस ऑफिसर्स को सारी ही चीजें डिटेल से बताई और कुछ एक पुलिस ऑफिसर्स को उस व्यक्ति के पास भी वो लोग ले आते हैं। उसने सारी ही चीजें पुलिस वालों को बतानी शुरू की कि जनाब रात को मैं बड़े ही आराम से सो रहा था, मेरी अचानक से आंखें खुलती हैं क्योंकि मुझे आहट सुनाई देती है कि मेरे आसपास कोई ना कोई घूम रहा है। और मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मेरे बिल्कुल सामने ही ऊपर ही डैके खड़ा हुआ था, उसके हाथों में कुल्हाड़ी थी। उसे देखते ही मैंने उठने की कोशिश की, वहां से भागने की कोशिश की कि पता नहीं इस व्यक्ति को क्या हो गया है, लेकिन वो बंदा मेरे ऊपर हमला करने लगता है। जैसे तैसे कर मैं उसके घर से बाहर भाग आया था और उसके बाद मुझे ग्रेबियल मिल जाता है। इन्हीं सारी चीजों के
बारे में जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है तो पहली नज़र में उन्हें भी विश्वास तो नहीं होता है कि कार्ल ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब केस आया था तो पुलिस वालों को तो इन्वेस्टिगेशन करनी ही थी, जिसके चलते वो लोग कार्ल के घर पर जा पहुंचते हैं। कार्ल उस टाइम अपने घर का नॉर्मली वही काम कर रहा था, पिग कटिंग का। तो पुलिस ऑफिसर्स उसके पास जाकर उससे बातें करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि आपके खिलाफ कुछ इस तरीके से एक कंप्लेंट आई है। कार्ल ने इनकार कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जरूर उस व्यक्ति को कोई ना कोई धोखा हुआ होगा। इसी तरीके की नॉर्मली वो लोग बातें कर रहे थे तो पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि आपको भी काफी अच्छे से पता है कि अब कंप्लेंट आई है तो हमें इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही होगी। और उसके लिए कार्ल भी तैयार हो जाता है, जिसके तौर पर वो पुलिस वालों के साथ साथ पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। वहां पर जाकर वो लोग पूरा का पूरा दिन उस व्यक्ति से और कार्ल से इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। और उस टाइम तो रात हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ये बात कहते हैं कि इस बात को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उस व्यक्ति को हम लोग कार्ल के घर पर लेकर जाएंगे और वहां पर जाकर पूछेंगे कि कहां पर क्या कुछ हुआ था। लेकिन तब तक रात रात के लिए कार्ल को जेल खाने में ही रहना होगा। और इन सारी ही चीजों के लिए कार्ल भी तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो पुलिस ऑफिसर्स ने जेल खाने में जहां पर कि कार्ल को उन्होंने बंद कर रखा था वहां पर जाकर देखा कि कार्ल ने तो इस टाइम आत्महत्या कर ली है। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, कार्ल ने ऐसा अपने साथ क्यों किया, क्या उसने ये सारी चीजें शर्म के कारण की हैं या फिर मामला कुछ और है जिसमें कि कार्ल हम लोगों को वो चीजें नहीं देखने देना चाहता था जो कि असल में इस टाइम उसके घर पर चल रही है। लेकिन ऐसा क्या है, ये सारी ही चीजें तो उसके घर पर ही जाकर पता चलेंगी। तो वो लोग उसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर जिसपे कि पिछली रात को हमला हुआ था कार्ल के घर पर जा पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग घर के अंदर घुसते हैं तो मीट की काफी गंदी उन्हें बदबू आती है। और ये बात बिल्कुल नॉर्मल भी थी क्योंकि कार्ल यहाँ पर सुअरों का मांस बेचा करता था, वो यहाँ पर इनकी कटिंग किया करता था, तो यहाँ से बदबू आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते करते जब वो लोग उसके किचन में पहुंचते हैं, वहां पर एक पतीला इस टाइम चढ़ा हुआ था। तो उस पतीले को जब वो लोग चेक करने लगते हैं तो वहां से काफी ज्यादा खौफनाक एक चीज उन लोगों के हाथ लगती है। दरअसल इस पतीले में काफी सारा पानी था, कुछ एक हड्डियां भी इस टाइम इसके अंदर मौजूद थी। लेकिन जब पुलिस वाले डीपली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, उन एक एक करके हड्डियों को बाहर निकालने लगते हैं, तो सबसे नीचे छोटे छोटे उन्हें दांत मिलते हैं। और ये दांत किसी और के नहीं जबकि इंसान के थे। पहले तो उन्हें अंदाजा था कि हो सकता है ये सुअर के दांत हो, लेकिन बाद में काफी सारे दांतों की अंदर से वहां से क्वांटिटी निकली थी। तो उन सभी को देख लेने के बाद पुलिस वाले कंफर्म हो चुके थे कि कार्ल ने जो इस टाइम आत्महत्या की थी उसका कारण यही था। पुलिस ने जब उन दांतों की गिनती करनी शुरू की तो उन्होंने पाया कि कुल यहाँ पर 240 इंसानी दांत मौजूद हैं। वहीं पर साइड में ही हड्डियों का एक ढेर भी लगा हुआ था। पहले तो पुलिस ऑफिसर्स का ये अंदाजा था कि जरूर ये सारी की सारी हड्डियां सुअरों की रही होंगी, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर्स ने उनके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो वहां से कुल इंसानों की 16 फीमर हड्डी उन्हें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा 4 कोहनी की हड्डी मिलती है, 7 रीढ़ की हड्डी मिलती है और एक और दूसरा कमरा था जिसके अंदर की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। और ये सारी की सारी हड्डियां इंसानों की ही थी। पुलिस ऑफिसर्स वहां पर बैठकर अपनी पूरी की पूरी टीम को बुलाते हैं और जब उन्होंने इन हड्डियों को गिनना शुरू किया, इंसानों की शक्ल इन्हें देनी शुरू की, तो उन्हें पता चलता है कि ये करीबन 40 से 45 इंसानों की हड्डियां हैं। और ये तो वो हड्डियां हैं जो कि यहाँ पर इन्होंने जब्त की हैं। इसके अलावा पता नहीं आज तक कार्ल ने कितने सारे और लोगों की भी जान ली होगी और उन सारी ही हड्डियों को बाद में इसने बाहर ले जाकर कहां पर ठिकाने लगाया होगा। इसके गांव वाले बहुत ज्यादा हैरान थे कि वो लोग तो इसे पिता कहा करते थे, गरीबों की ये मदद किया करता था, कपड़े दिया करता था, खाना दिया करता था और खाने में तो वो मांस दिया करता था। दरअसल मामला ये चल रहा था कि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुअर का मांस नहीं बेच रहा था, जबकि इंसानी मांस भी सुअर के मांस में मिलाकर बेच रहा था। और यही कारण था कि जिन लोगों ने आज तक सिर्फ और सिर्फ सुअर का मांस खाया था वो सारे ही लोग यहाँ से सुअर का मांस ले जाकर खाने के बाद ये बात कहा करते थे कि ये सुअर का मांस और मांसों से काफी ज्यादा अजीब है, इसका टेस्ट अलग है। और नॉर्मली वो सुअर का मांस जगह जगह खाते रहा करते थे, लेकिन ये वाला मांस उन्हें थोड़ा अजीब लग
लगता है इसका फ्लेवर थोड़ा चेंज था, जिसका मेन कारण ये था कि इसमें इंसानी मांस भी मिला हुआ था। तो वो लोग इसे और ज़्यादा पसंद करने लगे थे कि पता नहीं ये अपने सुअरों को ऐसा क्या खिलाता है कि इसका तो टेस्ट ही बिल्कुल अलग है। और इन सारी ही चीज़ों के बारे में जब उनके शहर वालों को पता चलता है तो पूरे ही शहर में तहलका मच जाता है कि वो लोग पिछले काफ़ी दिनों से सिर्फ और सिर्फ सुअर को नहीं जबकि इंसानों को भी खा रहे थे। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि कार्ल अपनी जिंदगी गंवा चुका है और शायद उसने अपनी जान इसीलिए दी थी क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि अगली सुबह जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स उसके घर पर जाएंगे और वहां पर इन सारी ही चीजों को वो लोग देखेंगे तो आम लोगों को भी इस बारे में पता चल जाएगा और उसके बाद तो काफी ज्यादा बेरहमी से वो लोग इसकी जान ले लेंगे। और कुछ इस तरीके से इस तरह का एक सीरियल किलर पकड़ा जाता है जिसके कि मरने के बाद ये बात सामने आती है कि ये कोई पापा नहीं था, ये लोगों के ऊपर एहसान नहीं कर रहा था, जबकि ये तो लोगों की जान ले रहा था। अपने घर पर रखने के लिए वो उन्हें नॉर्मली यूं ही नहीं रख लेता था, उनका खर्चा वो यूं ही नहीं उठा रहा था, जबकि वो उनकी जान लेने के लिए अपने घर पर उन्हें रखा करता था और रात को उनके ऊपर हमला कर दिया करता था। वो वाला बंदा अगर इस तरीके से छूटकर ना भागता और गैब्रियल से वो जाकर ना मिलता तो अगले ना जाने कितने सालों तक यूं ही ये लोगों की जान लेता रहता। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप लोगों ने ये कहानी पहले कभी सुनी है या फिर इस कहानी के बारे में आप लोग कुछ और भी जानते हो जो कि मैं यहाँ पर ना बता पाया हूँ, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, मैं इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट गिरजोस को एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।